हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर.के. साइंस कोचिंग में। दोस्तों, संविधान विषय को लेकर के मैं लगातार आपके बीच बना हुआ हूं और संविधान में अभी हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोग ले चुके हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के योग्यता, राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके निर्वाचक मंडल, निर्वाचन से होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे होगा, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात कर ली है। दोस्तों, अभी हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों को देखा था और दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के विधायिका से संबंधित अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिर विधायिका कहते हैं किसे। यदि हम विधायिका को समझ जाते हैं और विधायिका के कार्य को समझ जाते हैं, तब हमें राष्ट्रपति के विधायिका से संबंधित क्या शक्तियाँ हैं इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपको जानना चाहिए दोस्तों कि सरकार के जो 3 अंग होते हैं, चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सरकार के 3 अंग होते हैं और उसमें जो पहला अंग है उसी को हम विधायिका कहते हैं, दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं और तीसरे अंग को न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना, जबकि कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना। यानी कि विधायिका जो कानून बनाती है उस कानून को कार्यपालिका लागू करती है, जबकि न्यायपालिका का कार्य है कानून का रक्षा करना, संविधान का रक्षा करना। तो सरकार के जो 3 अंग हैं, तीनों अंग के अपने अपने कार्य हैं। तो विधायिका के कार्य हैं कानून बनाना। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कानून कहाँ बनता है, कैसे बनता है और इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। आज हम लोग इसी बात को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि विधायिका में कौन कौन आते हैं, यानी कानून बनाने का काम कौन कौन करते हैं। इस बात को समझ जाएंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियां समझने में बहुत ही आसानी है। ठीक है कि नहीं दोस्तों? हमारे देश में कानून 2 जगह पे बनती है, एक तो केंद्र में बनती है और दूसरी जो है हमारे राज्य में बनती है। केंद्र में जो बनती है वो संघ सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य में राज्य सरकार कानून बनाती है। बिहार सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, लेकिन दोनों के कानून बनाने के अलग अलग शक्तियां हैं, विषय है। हर हाल में अपने शक्तियों में ही, अपने विषय में ही, अपने कार्य क्षेत्र में ही कानून बनाते हैं। अभी मुख्य रूप से जहां पर हम केंद्रित हैं उस बात को करें। अभी हम राज्य सरकार के विधायिका को नहीं देख रहे हैं, बल्कि अभी हम देख रहे हैं केंद्र सरकार के विधायिका। केंद्र सरकार की विधायिका की बात कर लेते हैं। दोस्तों, विधायिका का काम है कानून बनाना और कानून बनता है संसद में। सीधा सा बात आप कह सकते हैं कि संघ सरकार के संसद ही विधायिका कहलाएगी। और आपको यह भी जानना चाहिए कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद 3 चीजों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। यानी कि राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग हैं। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद के अंग माना जाता है। नहीं, माना नहीं जाता है। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। इस बात की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट रूप से है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है और संसद में कानून बनती है। अब कानून कैसे बनती है इस बात को आप देखिए। कानून बनाने की बात तो बाद में, हम संसद के शुरुआत, संसद के जड़ से ही इस बात को समझने का प्रयास करें कि संसद को बनाने से लेकर के उनके कार्य संपादन तक राष्ट्रपति का क्या शक्ति है।
ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए, संसद में अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। तो आइए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर विधायिका कहलाता है, और लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में राष्ट्रपति जो करते हैं, राष्ट्रपति को जो अधिकार है वही राष्ट्रपति के विधायिका संबंधी शक्तियां कहलाती हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों, लोकसभा जो है लोकसभा संसद के निम्न सदन है। लोकसभा की चुनाव होती है। लोकसभा के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसका चुनाव कैसे होते हैं, इसके सदस्य बनने की क्या योग्यता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, उन सदस्यों को शपथ दिलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है कि नहीं। सभी सदस्यों को लोकसभा के सदस्य बनने की शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का है, और राष्ट्रपति खुद ये काम कर सकते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति खुद इस काम को जब नहीं करते हैं तो किसी व्यक्ति को डिप्यूट कर देते हैं, ऑथराइज कर देते हैं। और ऑथराइज करने के लिए एक परंपरा बनती हुई आ रही है, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का काम यह है कि प्रोटेम स्पीकर जो है लोकसभा के सभी सदस्यों को उसके पद की शपथ, यानी कि उसके सदस्यता की शपथ दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर का कहीं पर प्रावधान करने की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता रहा है कि एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वह प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जनरली जितने भी सदस्य चुन के आते हैं उसमें जो वरीय सदस्य होते हैं, अब वरीय सदस्य में भी यहां पर जो है समझना बहुत जरूरी है। वरीय सदस्य का मतलब ये नहीं कि आयु के हिसाब से वरीय, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो कई बार लोकसभा में चुन के आ जाते हैं, उनको सभी प्रकार की कानूनी बातें पता रहता है, उसी को वरीय सदस्य माना जाता है जनरली, और उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसकी चर्चा आप देखेंगे हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 में। तो जब संसद के लोकसभा में सदस्य चुन के आते हैं, यानी कि विधायिका का जब नए विधायिका का जन्म होता है, राष्ट्रपति का शक्ति वहां से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। शपथ तो दिलाते ही हैं और आगे बढ़े। राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित हम लोगों ने शक्तियां पढ़ा, वो तो है ही। कानून बनने में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, लोकसभा में ये हो गया। अच्छा, ये जो लोकसभा है, जिस लोकसभा की बात हम लोग करते हैं, 545 सदस्य होते हैं, और 545 सदस्यों में 543 का चुनाव होता है, आप लोगों को पता है, और 2 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो ऑंग्ल इंडियन सदस्य होते हैं। इसकी चर्चा जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में है। आप देखेंगे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत तब करते हैं जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो चुनाव जीत के लोकसभा में नहीं आया है, और एंग्लो इंडियन की जो प्रतिनिधित्व है
वो लोकसभा में नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो लोकसभा के सदस्य मनोनीत करते हैं। फिर आप कहेंगे कि क्या राष्ट्रपति को यहां पर स्व विवेक है? क्या राष्ट्रपति अपने इच्छा से किसी को भी एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं? किसी भी एंग्लो इंडियन को 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत उसी स्थिति में करेंगे जब मंत्रिपरिषद उसे सलाह देंगे, मंत्रिपरिषद उसे अमुक व्यक्तियों को मनोनीत करने के लिए सिफारिश भेजेंगे। उसी स्थिति में उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। यहां पर देखेंगे दोस्तों, हाल की एक घटना आपको याद दिला दूं। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले। कर्नाटक में क्या हुआ था दोस्तों? कर्नाटक का जो विधानसभा है उसमें 224 सीटें, और 224 सीटों में जब चुनाव हुआ किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। येदियुरप्पा साहब को राज्यपाल महोदय जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए, येदियुरप्पा साहब को मुख्यमंत्री बना दिए। और जब येदियुरप्पा साहब को वहां कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिए तो मुख्यमंत्री बनते ही तुरंत उन्होंने एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को सदस्य बनाने की सिफारिश राज्यपाल के पास भेज दिया। और दोस्तों उस पर विवाद हो गया और वह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा जो येदियुरप्पा साहब द्वारा जो एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा की सदस्यता देने की सिफारिश की गई थी, उसको गैर संवैधानिक बता करके उसको समाप्त कर दिया था। अब यहां पर कहिएगा आप कि राज्य के विधानसभा में जब राज्यपाल को यह अधिकार है कि मंत्री परिषद के सलाह पर एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा के सदस्य बना सकता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों किया? इसी बात को तो जानना है। ऐसा इसलिए किया दोस्तों कि कर्नाटक में मंत्री परिषद सिफारिश नहीं किया था, बल्कि सिंगल एक मुख्यमंत्री ही सिफारिश किया था। मंत्री परिषद तो बना ही नहीं था। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत जो है वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उनके स्वविवेक के आधार पर नहीं, बल्कि मंत्री परिषद के सिफारिश पर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लोकसभा को बनाने में 2 सदस्यों की जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना है उसमें भी राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है कि नहीं? अब चलिए दोस्तों हम लोग राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, और 245 सदस्यों में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति। फिर यहां पर वही बातें, क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से जिसे चाहे उसे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहां भी मंत्री परिषद के सिफारिश पर ही राज्यसभा में भी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, और उसमें भी विषय क्लियर है। साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये जो है दोस्तों, ये 4 विषय निर्धारित की गई है, और इन्हीं 4 विषयों में जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ऐसे व्यक्तियों को जब मंत्री परिषद
राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर देते हैं। अब आप कहिएगा कि इसमें खेल तो नहीं है, जबकि खेल से कई बार राज्यसभा के सदस्य बनाए गए हैं। जैसे कि आपने देखा सचिन तेंदुलकर, अभी वर्तमान में मैरी कॉम भी थी, नवजोत सिंह सिद्धू थे। तो ये सब खेल से हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के सदस्य बने हैं, इनको मनोनीत किया गया है। तो दोस्तों, खेल को भी एक प्रकार से कला ही मान लिया जाता है, तो इस आधार पर उनको भी मनोनीत किया गया है। और इसकी चर्चा आप अनुच्छेद 80 में देखेंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा, इनके सदस्यों को भी मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। अब चलिए इसके बाद की बातें हम लोग करते हैं। दोस्तों, जब लोकसभा, राज्यसभा पूरे बन जाती है, उनको शपथ दे दिया जाता है, उसका बैठक जब शुरू होता है, वहां अब देखिए राष्ट्रपति का क्या कार्य है, क्या शक्ति है। और इस बात को जानने के लिए हमें अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 को एक साथ समझना होगा। यहां पर अनुच्छेद 85 में आप देखेंगे स्पष्ट वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के बैठक को बुलाएंगे। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बैठक को बुलाएंगे, सत्रावसान करेंगे, यानी कि बैठक को बुलाएंगे, संसद को सभी सदस्यों, संसद के सभी सदस्यों को बैठने के लिए बुलाएंगे, यानी कि बैठक को आहूत करेंगे, शुरू करवाएंगे और सत्रावसान करने की घोषणा करेंगे। यानी कि सत्र का जो समाप्ति होती है, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। और सीमित दिनों के लिए जो है स्थगित भी कर सकते हैं, जबकि पूर्ण रूप से स्थगित करने का जो अधिकार है वह जो है लोकसभा के अध्यक्ष को है। अब आपको दोस्तों यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि लोकसभा के सदस्य जब सब के सब सदस्य चुन के आ जाते हैं, और चुन के जब आ जाते हैं तो तमाम सदस्यों में से एक सदस्य को सब मिल करके सभी सदस्यों के द्वारा जो है बहुमत से एक अध्यक्ष बनाया जाता है और एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हो, दोनों पद नहीं भर सका हो, दोनों चयनित नहीं हो सका हो, दोनों का चुनाव नहीं हो सका हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो किसी भी व्यक्ति को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। और इसी तरह से राज्यसभा में भी, यदि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। ये शक्तियां हैं। तो संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने का शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब लोकसभा को भंग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है? क्या लोकसभा को भंग जो है वो राष्ट्रपति स्वविवेक से करेंगे? तो यहां भी जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लोकसभा को भंग करने के लिए यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे, मंत्रिपरिषद यदि सिफारिश करेंगे, तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बैठक बुलाने में भी राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होता है, बल्कि जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बैठक बुलाने के लिए सिफारिश करते हैं
वैसी स्थिति में बैठक बुलाया जाता है। लेकिन कभी कभी स्वविवेक भी काम करता है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ऐसा लगता है, डर बना रहता है कि यदि बैठक बुलाएंगे तो मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव न हो जाए, ऐसी स्थिति में यदि डर से बैठक नहीं बुलाते हैं तो राष्ट्रपति स्वविवेक से संसद के बैठक बुला सकते हैं। तो इस तरह की भी बातें हैं, इनको याद रखना है। तो संसद के बैठक को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग करते हैं। ये शक्तियां जो है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके बाद आइए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है सिर्फ बैठक को बुलाता ही नहीं है बल्कि उसको संबोधित भी करते हैं, संबोधित भी कर सकते हैं और संसद को संदेश भी भेज सकते हैं। आप देखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 87 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है संसद में जो है विशेष रूप से उसको संबोधित भी करते हैं। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो सभी सत्र में, यानी कि संसद के जो भी सत्र चले उस सभी सत्र को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन कुछ सत्र ऐसे हैं जिसमें अनिवार्य रूप से संबोधित करते ही हैं। जैसे यदि वर्ष का प्रथम सत्र हो, जनरली दोस्तों संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं। एक होते हैं बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र जो है वो सबसे पहले होता है। आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में जो है बजट पारित होता है। उस बजट सत्र में जो है राष्ट्रपति जरूर हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रपति उसे जरूर संबोधित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वर्ष के प्रथम सत्र को तो संबोधित करेंगे ही करेंगे। इसीलिए प्रथम सत्र बजट सत्र होता है और यही कारण है कि बजट सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब लोकसभा की चुनाव होती है और चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होता है उसको भी राष्ट्रपति निश्चित रूप से संबोधित करेंगे। ये बातें की गई है, यानी कि 2 सत्र को तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 86 में। इस तरह से दोस्तों अब चलिए हम लोग एक एक करके और आगे बढ़ते चलते हैं। हम लोगों ने अनुच्छेद 79, 80, 85, 86, 87 की बात कर ली। अब चलिए हम लोगों ने अनुच्छेद 99 की भी बात कर ली, हम लोग अनुच्छेद 331 की भी बात कर ली। अब अनुच्छेद 108 की बात करते हैं। अनुच्छेद 108 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाकर बैठक करवा सकते हैं और ऐसा जो है वो 2 कारणों से कर सकते हैं, 2 स्थितियों में कर सकते हैं। यदि मंत्री परिषद के द्वारा सिफारिश किया जाए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए कहा जाए तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। अथवा जब ऐसी स्थिति बनेगी, राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बात को लेकर के मतभेद है, किसी विधेयक को पारित होने में मतभेद है। जैसे मान के चलिए कि राज्यसभा कोई विधेयक पारित कर दिया और लोकसभा में भेज दिया और लोकसभा उस पर 6 महीने तक कोई संज्ञान नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच कुछ मतभेद चल रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं
जबकि इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इसकी चर्चा भी जो है अनुच्छेद 108 में हमें स्पष्ट रूप से मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे तो राष्ट्रपति की जो है वो विधायिका से जुड़े हुए बहुत तरह की शक्तियां हैं। हम एक एक शक्तियों के बारे में समझ रहे हैं और थोड़ा सा क्लियर कहीं कहीं पे हम लोग कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर देखेंगे कि एंग्लो इंडियन, ये जो एंग्लो इंडियन है, ये एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, इस बात की जानकारी भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात कि एंग्लो इंडियन जो होंगे, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में होंगे, तो एंग्लो इंडियन सदस्य जो होंगे और अन्य सदस्य जो होंगे उनके अधिकारों में कुछ अंतर है क्या, इस बात की भी जानकारी आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जानना चाहिए पहली बात एंग्लो इंडियन कहते हैं किसे। देखिए, एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पिता या दादा दोनों में से कोई इंग्लैंड के रहने वाले हो और माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग एंग्लो इंडियन कहेंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब आपको यह जानना चाहिए कि एंग्लो इंडियन सदस्य और अन्य सदस्य में क्या अंतर है। क्या एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो मंत्री बन सकते हैं, या क्या अधिकार सामान्य सदस्य को होते हैं जो एंग्लो इंडियन सदस्य को नहीं होते हैं। इन बात को जानने के लिए आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, एंग्लो इंडियन को सिर्फ 2 अधिकार नहीं है, सिर्फ 2 कार्य नहीं कर सकते हैं जो सामान्य सदस्य कर सकते हैं। यानी कि सामान्य सदस्य और एंग्लो इंडियन सदस्य में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन 2 अंतर है। पहली अंतर क्या है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो वोट नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव होगा या विश्वास हासिल करने पर वोट होगा या अविश्वास में वोटिंग करना होगा, तो इसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त वे सभी कार्य कर सकते हैं, वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्य सदस्यों को, यानी कि अन्य सदस्यों को जो चुनाव जीत के आते हैं उस सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त है, वे सभी अधिकार एंग्लो इंडियन सदस्य को भी प्राप्त है, सिवाय 2 जो मैंने अभी आपको कहा। यदि मैं संसद के मुख्य कार्य को देखूं, यानी कि संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना। अब हम कानून बनाने की विधि को जब देखेंगे तो कोई भी कानून कैसे बनता है इस बात को जानना आपको जरूरी। दोस्तों, कोई भी कानून बनने से पहले बिल कहलाता है, और बिल कई प्रकार के होते हैं। जब हम विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बिल के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली एक वीडियो बिल पे जब हम पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं। अभी आपको यह जानना जरूरी है, कानून बनने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, लेकिन यहां पर भी अपवाद है। जैसे धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक का प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही रखी जा सकती है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन और जो विधेयक है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में रखी जा सकती है। और जब एक सदन पास कर देती है, एक सदन से बिल पास हो जाता है तो बिल दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन भी जब पास कर देता है तब दोस्तों राष्ट्रपति के पास जाता है। यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां देखिए। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जब राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे। राष्ट्रपति 3 तरह के कार्य कर सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देंगे। दूसरा, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेंगे।
तीसरा, राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर देंगे। यदि राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं, यानी कि हस्ताक्षर कर देते हैं, तो राष्ट्रपति जब अपनी हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह जो है बिल वह पूर्ण रूप से कानून का रूप ले लेता है और उसके बाद वो लागू किया जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना तो कानून बनेगा ही नहीं, उसके हस्ताक्षर के बिना कानून बन ही नहीं सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति यदि स्वीकृति दे देते हैं तो कानून बन जाता है। यदि कुछ दिनों के लिए अपने पास सुरक्षित रखते हैं, बाद में वो स्वीकृति देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यदि स्वीकृति नहीं देकर, सुरक्षित भी नहीं रखकर फिर से पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति के जो विचार हैं उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद राष्ट्रपति के द्वारा दी गई सिफारिश को या राष्ट्रपति उस बिल में जो सुधार करना चाहते हैं उसका जो विचार राष्ट्रपति रखेंगे, उस विचार को संसद मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। और यदि दोस्तों दोबारा संसद जो है बिल को बिना किसी सुधार किए हुए भी भेज देंगे तो भी राष्ट्रपति को स्वीकृति देना ही पड़ेगा। और यदि सुधार करके भेजे तब तो और अच्छी बात है, तब भी स्वीकृति देना होगा। और बिना सुधार किए हुए भी भेजेंगे तो भी स्वीकृति देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से विधेयक निर्माण की बातें। कुछ विधेयक ऐसी हैं जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना ही पड़ता है, राष्ट्रपति से आज्ञा लेना ही पड़ता है। जैसे कि नए राज्य के निर्माण से संबंधित कोई विधेयक संसद में बन रही है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेना पड़ता है। जब बातें धन विधेयक की हो, यानी कि धन विधेयक बनने की बात हो संसद में, तो विधेयक को प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेना पड़ता है। और यदि विधेयक संचित निधि से राशि खर्च करने से संबंधित हो तो ऐसे विधेयक को भी प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ता है। विधेयक 117 नए राज्य के निर्माण अनुच्छेद 3। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाएगा उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिफारिश या रिपोर्ट भेजा जाएगा उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेंगे। संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। आप हाल ही में पढ़े होंगे, अभी कोरोना वायरस का वैश्विक आपदा फैली हुई है और इसमें आप देखे होंगे कि हमारे डॉक्टरों पर, हमारे पुलिस प्रशासन पर कुछ लोग पथराव करते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक अध्यादेश जारी किया गया है और इस अध्यादेश के तहत 1897 ईस्वी में जो विधेयक बनी हुई है उसमें संशोधन करने की बात की गई है। अध्यादेश जारी किया गया है और इस अध्यादेश के तहत यदि डॉक्टरों पर, पुलिस प्रशासन पर पथराव करते हैं तो 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकती है और दोस्तों 3 महीने से लेकर के 7 साल तक के जेल की सजा भी हो सकती है। अधिवेशन नहीं चल रहा हो और कोई कानून बहुत ही आवश्यक हो बनाना, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है
वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वह अध्यादेश जो है सो सत्र के अधिवेशन शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर तक मान्य होते हैं। और उस अंदर में यदि संसद के द्वारा उस पर कानून बना दिया जाता है तो वह कानून का रूप ले लेता है, और यदि कानून नहीं बनाया जाता है तो वह समाप्त माना जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा उस अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो इस तरह से बातें हैं दोस्तों। तो इन तमाम बातों को जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति से संबंधित ये सभी विधायिका से जुड़ी हुई राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो इन बातों की जानकारी आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के अन्य शक्तियों को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।